नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में 5वीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ और इस बार विंध्य की राजधानी माने जाने वाले रीवा में यानी सफेद शेरों की धरती पर देश भर के जाने माने उद्योगपति पहुंचे, उद्योग घरानों के प्रतिनिधि पहुंचे और करीब 4000 मेहमानों की मौजूदगी में ये 5वीं द वाइब्रेंट विंध्य रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो विजन है उसके मुताबिक यहाँ पर कई एमओयू साइन हुए। किस तरह से ये देखिए, ये विहंगम दृश्य इस पूरे आयोजन का, और फूड और आईटी सेक्टर समेत कई जो सेक्टर है उनमें निवेशकों ने रुझान दिखाया है। बैढ़न में करीब 84 लाख की जलापूर्ति योजना, 4 शहरों में नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने पर चर्चा, जिनमें सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, महर शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि पतंजलि ग्रुप ने करीब 1000 करोड़ के निवेश की बात कही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत रंग लाई और ये जो 5वीं इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई, इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इस समिट में आ सकता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा इस कॉन्क्लेव को लेकर, पहले आइए वो सुनवाते हैं। रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर, जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है, या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं यहाँ पे, आए ना गोकुलदास के कोई। अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजा, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहाँ पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराजा, आपका बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। तो चलिए, रीवा की कॉन्क्लेव कैसी रही, इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। योगेश जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से हमारे साथ में प्रियंका दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। पहला कमेंट प्रियंका जी आपसे, तो 5वीं रीजनल कॉन्क्लेव कितनी सफल हम माने? क्या विंध्यवासियों की जो उम्मीदें थी इस कॉन्क्लेव के जरिए पूरी होंगी? नमस्कार, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के अंदर प्राकृतिक संसाधन के साथ पर्यटन के अलावा अगर हम बात करें, कृषि हो या इंडस्ट्रीज के लिए, सभी के लिए अगर मध्य प्रदेश हमारा जो कहते हैं कि भारत का हृदय है, तो नेचुरली उसके साथ में अगर हम बात करें प्राकृतिक तौर पे भी संसाधनों से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। और जो इस प्रकार से अलग अलग रीजनल क्षेत्रीय स्तर पर जो कॉन्क्लेव की जा रही है, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की जा रही है, तो वहाँ के संसाधनों का सही तरीके से आकलन करते हुए, वहाँ की स्थितियों का आकलन करते हुए लगभग सभी जगह पर इन सब चीजों से अगर देखा जाए तो लाभ अर्जित किया गया है। तो निश्चित तौर पर विंध्य में जो सोलर ऊर्जा का जो अगर हम बात करें, सोलर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भी स्थापित किया गया है, जहाँ पे हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा की ओर भी कार्य करना, स्थायी ऊर्जा की ओर भी कार्य करना शुरू किए हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो आज हम बात रिलायंस या पतंजलि ग्रुप्स ने जो हाथ बढ़ाए हैं, इसका लाभ निश्चित तौर पे वहाँ की जनता को और साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश को होगा। और जो हम लोग सुचारू मध्य प्रदेश, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आज हम आशा करते हैं, तो उसकी ओर हमारे ये बढ़ते हुए कदम निश्चित तौर पे सभी का सपना पूर्ण करेंगे। चलिए योगेश जी,
5वीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और पहले साल भर में एक इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव या समिट होती थी। अब आप देखिए अभी 10 महीने के कार्यकाल में 5वीं और ये एक नए विजन के साथ, तो अब बिंद की बारी आई। आप कैसे देखती है कांग्रेस, या आपकी नज़र में जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनकी जो कोशिश है, जो प्रयास है, जो विज़न है, कितना हद तक कामयाब हो पा रहे हैं, या फिर अभी भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं उनके प्रयासों से? देखिए दीपेश जी, किसी चीज का प्रारंभ बहुत आसान होता है, उसकी घोषणा, उसका आयोजन बहुत ही आसान है, लेकिन क्रियान्वयन जो किया जाना चाहिए वो ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी निरंतरता कैसे बनती है, उसका जो विजन हमने तय किया, उस विजन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए जितने भी ग्लोबल मीट हैं, उसमें मध्य प्रदेश की जनता का बड़ा बुरा अनुभव रहा है, चाहे वो इंदौर में हुए हैं, चाहे ग्वालियर में हुए हैं या भोपाल में हुए हैं। उनको जिस तरीके से कहा गया था कि एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी, जो उद्योगपति अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की लाल फीताशाही है, जो यहाँ की राजनीति है, और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जनित, जिसको हम कहेंगे स्पष्ट रूप से कि जिस तरीके की नेतागिरी होती है भारतीय जनता पार्टी में, उस तरीके से अभी भी पारदर्शिता का अभाव है, निष्पक्षता का अभाव है, स्पष्टता का अभाव है, और इसी के कारण उद्योगपति यहाँ आते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये आपने इससे पुराना अनुभव भी शिवराज सिंह जी की सरकार में आपने देखा होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि ये प्रयास बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके प्रति, इन प्रयासों के प्रति कितना कार्य हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण। अभी बातचीत सोलर ऊर्जा की चल रही थी, जिस तरीके से घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मेरी यह मान्यता है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन बहुत है, भौगोलिक क्षेत्र से भी हम बहुत फैले हुए हैं, मौसम भी हमारा करीब करीब अनुकूल ही होता है, लेकिन उसके बाद भी सोलर प्लांट के मामले में क्या प्रोग्रेस है, कितनी टारगेट दिया गया था और कहां तक हम पहुंच पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो मैं अभी तो मैं निराश हूं। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है, तो इस मध्य प्रदेश सरकार की कोई प्रोडक्टिविटी है या ये कुछ करके लेकिन 30,000 करोड़ का निवेश, योगेश जी, 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अकेले रीवा की इसमें आ रहा है। फिर उसके पहले आप देखिए ग्वालियर, जबलपुर, सागर, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई उनमें तो अलग आ ही चुका है काफी निवेश। भाई कहीं से शुरुआत करनी होगी ना, कहीं से तो हमें भरोसा जताना होगा ना। अभी ये भी नहीं हो सकता कि आज पेड़ लगाए और कल फल मिल गए, टाइम तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा ना जी। नहीं देखिए दीपेश जी, इससे पहले इंदौर और ग्वालियर के उसमें 4 से 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई थी। एक दिन में बहुत सारे एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, वो कहाँ है? फिर भी हम गरीब के गरीब ही है ना। हर 3 महीने में ऋण लेकर हम तनख्वाह बांट रहे हैं, और मध्य प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के रूप में चल रहा है। नहीं तो कहाँ बीमारू, वो आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश की बात करें आप। प्रियंका जी वो कह रहे हैं अभी भी बीमारू है, धरातल पर उतरते नहीं है, प्रोजेक्ट साइन हो जाती तमाम चीजें, लेकिन वो काम आगे बढ़ता ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। प्रियंका जी क्या होता है भाई साहब, कुछ लोग ना पुरानी चीजों में स्टक होकर के रह जाते हैं। इनको कमरनाथ जी की वही इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव याद है शायद, जिससे फोटो वायरल, जिसका कुछ हुआ नहीं। आज अगर हम बात करें इन्हीं के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, तो जो -0.61% औद्योगिक विकास दर हमारे प्रदेश की हुआ करती थी, माइनस में। योगेश जी शायद उसका अध्ययन करके नहीं बैठे होंगे। 0.61% 2003 में हुआ करती थी। और वो क्यों हुआ करती थी, सभी को बहुत जगत विदित थे कि बंटाढार सरकार ने किस तरीके से हर जगह पर अपने झंडे गाड़ करके रखे हुए थे, गड्ढों के अंदर सड़कों को डाल करके रखा हुआ था। उसका अगर आज खामियाजा भुगतते भुगतते अगर आज उसको हमने पूरी तरीके से लेवलिंग करते हुए आज जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग लेकिन 2003 पे स्टक पड़े हुए हैं। आज 24% से ज्यादा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो चुकी है, 24% प्लस में, माइनस से ऊपर आना और उसके बाद उसको इंक्रीमेंटेड लेकर के जाना, ये हमारी उपलब्धि और हमारी नहीं, हमारे यहाँ की जनता की और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने जो विश्वास जताया है मध्य प्रदेश, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है,
शायद हमारे भाई साहब ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो जो 5183 मेगावाट का जब बिजली उत्पादन होता था मध्य प्रदेश में, तो सबने देखा है, मैं नहीं, ये सभी लोग स्वीकार करेंगे इस पैनल में जुड़े हुए, कि बिजली की स्थिति पहले क्या हुआ करती थी। जब हमने पढ़ाई करी है तब हम भी जानते हैं कि हमने कैसे लालटेन के अंदर पढ़ाई करी या किस फन टॉर्च को चार्ज करके रखते थे, उसमें पढ़ाई कर पाते थे। हर कभी बिजली की चली जाया करती थी। और किसानों की स्थिति क्या थी उस पर मैं अभी चर्चा करूंगी तो और लंबी फहरिस्त निकल आएगी। परंतु अगर आज हम बात करते हैं तो आज 28,000 मेगावाट से ज्यादा का उत्पादन प्रदेश के अंदर बिजली का हो रहा है। ये तो मैं बात करी इलेक्ट्रिसिटी की, परंतु इससे अच्छी बात ये कि हम अब वैकल्पिक चीजों के ऊपर भी जाने लगे। सोलर पैनल के ऊपर लोग अवेयर होकर के नहीं, मुझे लगता है हम बहुत दिशाहीन चर्चा कर रहे हैं, बहुत दिशाएं। देखिए, हमें आज बात करना चाहिए विंध्य की, वहां पर जिन चीजों पर ध्यान दिया गया और जो आज काम हो। योगेश जी, कब तक आप बीती बातों को बात करते रहेंगे? कोई बच्चा फेल हो जाता तो ये नहीं कहते अरे तू 5वीं में तो फेल हो गया था, 6ठी में तो फेल गया, आज 10वीं में टॉप आ गया तो क्या बात है, ऐसा तो नहीं कहते ना योगेश जी। भाई हौसला ही बढ़ाया जाता है ना, कि उसको कोसा जाता है कि नहीं नहीं साहब 8वीं में क्यों तेरे कम नंबर आए, ऐसा तो नहीं बोलते ना जी। तो कम से कम आगे की बात कीजिए योगेश जी, निकलिए उस आवरण से बाहर। और आप भी प्रियंका जी, लाइट वाइट तो ठीक है भाई, सबको पता है लाइट बिजली पानी है। हम बहुत ब्रॉड लेवल पर चर्चा करें कि पतंजलि ग्रुप लगाएगा, आईटी की बात कर रहा है वो, हमें लगता है सबको अध्ययन करके बैठना चाहिए कि भाई आज हुआ क्या इस कॉन्क्लेव में, तब हम शायद बहुत अच्छे से चर्चा कर पाए। महेंद्र जी के पास चलते। महेंद्र जी, क्या हुआ कॉन्क्लेव में जो योगेश जी को कुछ नहीं दिख रहा है? प्रियंका जी कह रही कि इससे पूरा प्रदेश चेंज हो जाएगा। महेंद्र जी, देखिए, निश्चित तौर से रीजनल जो कॉन्क्लेव का जो मोटो है दीपेश, वो है रीजनल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बढ़ावा देना और जो बाहरी उद्योगपति हैं उनको वहां आमंत्रित करना, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो मूलभूत जो चीजें हैं या जो वहां उत्पादन हो सकता है उसको बढ़ावा देने का। तो रीवा ने एक इतिहास तो देखिए रचा है, जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं सरकार के कि 31,000 करोड़ का निवेश यदि प्रस्ताव आए हैं सरकार के पास और उसमें से 28,000 रोजगार सृजित होंगे तो एक बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक जो 4 कॉन्क्लेव हुई हैं उसमें करीब कुल मिलाकर यदि देखें तो लब्बोलवाब ये निकलता है कि 58,000 करोड़ के जो है निवेश आए हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग रीजन में। फिर चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे उज्जैन की बात हो, या फिर सागर की बात हो, या जबलपुर की बात हो। लेकिन आज की हम बात कर रहे हैं तो रीवा, चूंकि विंध्य देखिए, विंध्य 2-3 चीजों में बहुत बहु उपयोगी है। एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है पर्यटन के क्षेत्र में, दूसरा औषधीय क्षेत्र में, जितनी भी हम औषधीय कुछ देखते हैं वो विंध्य से आती है। तो इसीलिए पतंजलि ने यहाँ से शुरुआत करने की बात कही है। और जो पतंजलि के रामदेव कंपनी के जो आचार्य बालकृष्ण आए थे, उन्होंने 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पर कही। निश्चित तौर से देखिए कई उद्योग घरानों ने शिरकत की इस पूरी कॉन्क्लेव में। सीएम ने भी दिल खोलकर स्वागत किया। उसमें डालमिया ग्रुप हैं, अडानी ग्रुप हैं, बिरला ग्रुप हैं, बालाजी ग्रुप है और पतंजलि के जैसे मैंने नाम ले ही दिया है। तो अब ये यहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ा ठीक है, सड़कें ठीक हैं और अब एयर कनेक्टिविटी भी पहले से ही दे दी गई है। जब कॉन्क्लेव हुई उससे पहले तो लगता था, ये पहले से उम्मीदें जता रहे थे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की कुछ बेहतर होगा और बेहतर परिणाम आज देखने को मिले। हालांकि ये सरकार के आंकड़े हैं, जैसा योगेश यादव जी कह रहे हैं, विपक्ष के नाते उनकी भूमिका ठीक है कि वो कह रहे हैं कि धरातल पर तो उतरे। भाई धरातल पर उतरेंगे तब हम मानेंगे, लेकिन यहाँ तो अब ये आंकड़ेबाजी हो रही है। तो ऐसे में उनका कहना अपनी जगह जायज है, लेकिन ये जो प्रस्ताव आए हैं एक ऐसे अमल में आते हैं। मंशा सरकार की है कि उद्योग स्थापित हों, रोजगार सृजित हों। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने भी आज दिल खोलकर घोषणाएं की। देखिए उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो कॉन्क्लेव है वो यज्ञ की तरह है। तो यज्ञ में जो है बहुत सारी जो हर कोई जो है आहुति देने को तैयार रहता है और हर विभाग अपना बेस्ट देता है। एमओयू हो रहा है, घोषणा हो रही है, ये जो सभी बातें हैं ये पारदर्शितापूर्ण हो रही हैं। अमल में तो देखिए पिछले कई जीआईएस भी हुई, तब अमल तो हमने देखा है, लेकिन अब उसको और पारदर्शी, सिंगल विंडो और सीधी कनेक्टिविटी उद्योगपतियों से बिचौलियों की भूमिका खत्म कर बनाई गई है। तो इसलिए आज की कॉन्क्लेव इस लिहाज से बेहद अहम है कि सीधे संवाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट उद्योगपतियों से बात हो रही है। हाँ, सोलर जो एनर्जी है उसमें भागीदारी देखिए रीवा एशिया में बेस्ट है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट जरूर आने की एक संभावना है।
तो सबने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन यही निकला कि 31,000 करोड़ के जो उद्योगपति वहां पर आए थे उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए, और ठीक है। प्रस्ताव के साथ साथ सरकार ने भरोसा दिया। अब देखते हैं अमल में क्या आएगा। हालांकि देखिए योगेश जी, कांग्रेस के देखिए जो नेता है हाँ, अजय सिंह, हाँ, उन्होंने भी इस पर हाँ, कमेंट ये एक किया पॉइंट है। आया। मैं बिल्कुल प्रियंका जी से पूछूंगा कि भाई अजय सिंह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि क्षेत्रीय हम लोग विधायक थे, उनको भी इस इतनी बड़ी कॉन्क्लेव में नहीं बुलाया गया। प्रियंका जी इस पर एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं योगेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, अगर ये जो प्रोटोकॉल के चलते ये अगर हम बात कर सकते हैं कि किस कारणवश, जब तक कि मुझे भी स्पष्ट नहीं होता है तब तक ठीक तो मैं है। इस पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकती। परंतु निश्चित तौर पे अगर अजय सिंह जी हो, चाहे स्थानीय कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर उस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी तो निश्चित है श्रेय उनको भी जाएगा, क्योंकि उन लोग के सहयोग के बिना और उनके परिश्रम के बिना निश्चित तौर पे कोई भी चीज का क्षेत्र का विकास संभव नहीं होता है। हर जनप्रतिनिधि उससे लाभान्वित होता है। तो अगर विंध्य की तरक्की है तो निश्चित है जन जन की तरक्की है, तो अजय सिंह जी को भी इस पर हर्ष व्यक्त करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने चूंकि उनका पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना है, चलिए मैं योगेश जी थोड़े आंकड़े रख दूं। उज्जैन में 10,000 करोड़, जबलपुर में 17,000 करोड़, ग्वालियर में 8,000 करोड़, सागर में 23,000 करोड़ और आज रीवा में करीब 30,000 करोड़ ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये भी नहीं हम कहते कि ये सब उतर जाएंगी, सब चीजें हो जाएंगी फाइनलाइज, ये लेकिन एक शुरुआत हो रही है। हम ये को चर्चा में चाह रहे थे कि विपक्ष ये बताए कि भाई इस क्षेत्र की ये डिमांड है। हालांकि जो अधिकारी वो पूरे होमवर्क के साथ जाते हैं, जो उद्योगपति वो भी पूरा होमवर्क करके आते हैं कि भाई अगर हम सागर जा रहे हैं तो हमें वहाँ से क्या फ़ायदा मिल सकता है, हम रीवा विंध्य तरफ जा रहे हैं तो वहाँ हमारे उद्योग धंधे से जुड़ा कौन सा प्लस पॉइंट है। कहने का मतलब ये कि देखिए पक्ष विपक्ष अगर मिलकर के काम करें, राजनीति के लिए बहुत मुद्दे, हम उस पर राजनीति करते रहें, लेकिन जहाँ विकास की बात आती, क्या हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से जिनको हम समृद्ध मानते, दक्षिण के राज्य की, अरे साहब वो तो बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है वहाँ कोई गरीब नहीं होगा, वहाँ कोई अपराध नहीं होता है, वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बावजूद वो लोग अपने हब बनाने में कामयाब रहे, बेंगलुरु हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये आप वहाँ के अखबार उठा के देख लीजिए कि वहाँ भी सब एक क्राइम भी होता है, वहाँ भी गरीब भी होंगे, वहाँ भी भिखारी होंगे, सब चीज़ें होंगी। तो योगी जी इन चीज़ों से ऊपर उठ करके, और बेरोजगार भी होंगे वहाँ पर। तो हम ये चाह रहे कि कुछ और अच्छे सजेशन अगर आप देना चाहें जो प्रदेश के विकास में काम आ सके, योगेश जी। देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े हृदय से इस बात को स्वीकार किया है कि हमें सम्मानी विधायक का, सम्मानी प्रतिपक्ष पूर्व नेता रह चुके आदरणीय राहुल सिंह जी के संदर्भ में आपने कहा कि उनका भी जनप्रतिनिधित्व होने के कारण उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए, और मैं धन्यवाद कहता हूं। लेकिन यही कहता हूं कि ये उचित मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय में अधीन है, जो मंत्रालय में बैठी हुई है, वो लीडरशिप को भी इस बात को देखना चाहिए कि राहुल सिंह जी का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। वो वहां के जन जन के नेता रहे हैं, उनकी पीढ़ियां रही है। माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी का एक विजन इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए रहा। तो हम ऐसे जो राजनेता के साथ एक बुद्धिजीवी वर्ग जिनका एक विजन है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। और ये निश्चय ही बात थोड़ी सी मन के अंदर चुभन पैदा करती है कि कहीं ना कहीं से ऐसे बड़े बड़े विजन की भी राजनीति हो जाती है और राहुल सिंह जी जैसे नेताओं की उपेक्षा की जाती है। नहीं हुआ देखिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि अजय सिंह जी को ये उनका कहना है कि सीधी जिला प्रशासन ने आज सुबह ही मुझसे पूछा कि क्या आप इस कॉन्क्लेव में आ रहे हैं, मतलब उनको पहले से आमंत्रण नहीं दिया गया, ये सूचना का अभाव रहा, जो कम्युनिकेशन गैप रहा, जो भी कारण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए 5वीं कॉन्क्लेव थी और पहली बार इस तरह की शिकायत आई, यानी इसके पहले चारों जगहों पर कांग्रेस के भी विधायक हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हुई, और वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब उनको तो बुलाया गया होगा। तो हमें लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। लेकिन हम उससे आगे की बात करें, प्रियंका जी, एक देखिए एक चीज़ ये ज़रूर है कि भाई ये MOU हो गए, कागजी घोड़े तो बहुत दौड़ते रहते हैं, धरातल पर चीज़ें कब दिखेंगी, मतलब कोई भरोसा तो आपको दिलाना पड़ेगा, कोई डेडलाइन तय करना पड़ेगी। उद्योगपतियों ज़मीन लेके बैठे रहते हैं, सालों निकल जाते हैं, कुछ काम नहीं हो पाता है, अब अधिकारी कहीं अड़ंगा लगाते हैं, या हो सकता है वो उद्योगपति मनमानी करना चाहते हैं जो उनके अधिकारियों के पास ना हो पावर कि वो इतनी सब रियायतें सहूलियतें दे पाएँ, तो यहाँ पर चीज़ें शायद हो सकता है फंस जाएं। लेकिन फिर भी बात यही है ना कि वाहवाही तारीफ तो लूट लिया आज आपने, लेकिन वो चीज़ें फिर कांग्रेस पूछती है कि फिर जब इंदौर में होती रहे इतनी इन्वेस्टर समिट, तो उसका क्या रिजल्ट निकला। प्रियंका जी, देखिए इस विषय को लेकर के जब रीजनल कॉन्क्लेव के कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की जाएंगी, तब वहाँ ये तय किया गया था कि कुछ
पॉलिसीज में चेंज किया जाएगा, जैसे जमीन उपलब्ध होने में दिक्कत ना हो, या और भी जो अनुमतियां लगती हैं जिनके लिए अधिकतर परेशानियां आती हैं, जिनके कारण हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिंगर हो जाते हैं। डेफिनेटली उन पॉलिसीज के ऊपर भी काम किया गया है, और इसी के कारण आज अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पे जब ये कार्यवाहियां की जा रही हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे पास में आज जो इन्वेस्टमेंट निकल के आए हैं उनमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो निश्चित तौर पे उन पॉलिसीज के ऊपर भी चर्चा की गई है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के साथ में भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रोजेक्ट जो है वो पड़े ना रहे, या इस तरीके से जो ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक चुनावी घोषणा की तरह, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये कहते हैं ना कि वक्ती, अगर हम बात करें सिर्फ एक मुहावरे की तरह उपयोग ना होकर के रह जाए। तो निश्चित तौर पे जमीनी स्तर पे प्रदेश सभी का है, मैं कहूँ प्रतिपक्ष हो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से पक्ष विपक्ष दोनों का ही होता है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है ये किसी पार्टी विशेष के साथ ही साथ हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके विकास के लिए किया जा रहा है। निश्चित तौर पे उन सभी प्रोजेक्ट्स के साथ ही साथ वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके ऊपर गहन अध्ययन करके, और कारण यही कहा क्षेत्रीय स्तर पे, जब हम लोग प्रादेशिक स्तर पे करते थे जो क्षेत्रीय समस्याओं के साथ में प्रोजेक्ट जो है वो लिंगर ही हो जाते थे, लेकिन आज उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही क्षेत्रीय स्तर पे ये कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका जो परिणाम है निश्चित तौर पे जमीनी स्तर तक जनता के साथ में कनेक्ट होते हुए ये काम किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पे डेफिनेटली लोगों को सिर्फ मुनाफा ही यानी होगा। पूरा डेटा और हमें लगता है मध्य इसका प्रदेश होना होगा। चाहिए कि भाई इतने रोजगार मिले, मध्य प्रदेश के लोगों को इतने रोजगार मिले और इस तरह के वेतन से मिले, तब ये शायद आपको विपक्ष को दिखाने के लिए अच्छा तरीका होगा कि भाई देखिए जो, क्योंकि अभी 2 साल बाद फिर योगेश जी कहेंगे बताइए साहब इतनी 5-5, 10-10 इन्वेस्टर समिट हो गई, क्या उसका रिजल्ट निकला। तो हमें लगता है वो जवाब होना चाहिए। खैर योगेश जी देखिए, डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, बालाजी ग्रुप, पतंजलि ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े देश के जो जाने माने उद्योग घराने हैं, अब मतलब बड़ा दोहरा रवैया में देखने को मिलता कई बार राजनीतिक दलों का। उद्योगपतियों से चिढ़ भी है, उद्योगपति दुश्मन से भी लगते हैं, फिर उन्हीं उद्योगपतियों के लिए वो भी अपने राज्यों में रेड कारपेट बिछाते हैं। अडानी अंबानी को लेकर आप लोग कोसते हैं, लेकिन फिर जहां ममता बनर्जी हो या दूसरे स्टेट में आपकी यहाँ सरकारें, उनको चाहिए भी अडानी अंबानी। तो कहने का मतलब ये कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। स्वागत तो करना पड़ेगा ना, उद्योगपतियों पर भरोसा, वरना ना योगेश जी जा रहे, ना दीपेश जैन जा रहे उद्योग लगाने, ना महेंद्र जी जा रहे, ना प्रियंका जी जा रही। उद्योग वही लगा पाता जो हौसला और जिसका पास एक विजन हो, सब चीजें हो, हिम्मत हो, ठीक है, तो वही लोग दूसरों को रोजगार दे पाते। इसीलिए इनसे चिढ़ने की बजाय या उनके लिए ऐसा कर दिया उनको ये दे, ये नहीं, ये मानसिकता के साथ करेंगे तो बताइए ना फिर रोजगार कौन पैदा करेगा। योगेश जी देखिए दीपेश जी, मैं वो 4 से 6 लाख करोड़ का जो एमयू यहाँ पर इंदौर में जब बैठक हुई थी और ग्वालियर में उसके बाद तय हुए थे, उसकी एक समीक्षा बैठक कर दी जाए। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से हम कहाँ तक पहुंचे। उन उद्योगपतियों का बाद में ये बयान क्यों आया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ज्यादा है, अफसरशाही ज्यादा हावी है, और इसलिए हम मध्य प्रदेश की तरफ ये बहुत रुख नहीं पुरानी कर बात है आप सकते। करें योगेश जी। मैं कह रहा हूं अभी जो 10 महीने में जो काम हुए उस पर तो आप कुछ बात रखिए। जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो एक नए अंदाज में सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट होकर के कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ और किसी प्रदेश में नहीं होता। मैं गारंटी से कह सकता हूं देश के कि यहाँ पर इस तरह से रीजनल कॉन्क्लेव हो रही हो हर महीने। आप बताइए मुझे अगर कहीं होती हो तो योगेश जी। दीपेश जी, जब तक ब्यूरोक्रेट पर हम अपनी विजन, अपना अंकुश नहीं रख पाएंगे, आज आप हालत देखिए, आप सर्वे कीजिए, आप एक लोकप्रिय चैनल को लेकर बैठे हैं, आप मंडीदीप की समीक्षा कीजिए, आप पीतमपुर की समीक्षा कीजिए, आप देवास इंडस्ट्रियल एरिया की समीक्षा कीजिए, वहां पर उद्योगपति और क्यों उद्योग बंद होते हैं। चलते हुए पीतमपुर 40%, 30% उद्योग बंद हो चुके हैं। मंडीदीप का भी यही हश्र है। तो ये भी कारण की एक समीक्षा की जानी चाहिए कि किन कारणों से जो हम जितने देखिए आपकी बात बिल्कुल सीएम साहब तक पहुंच गई थी, और इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया था कि जब हम रीवा जा रहे हैं तो वहां के हम छोटे उद्योगपतियों से या जो छोटी इंडस्ट्री अभी चला रहे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनकी समस्याएं भी जानेंगे। तो ये विपक्ष का पॉइंट भी उन्होंने देखिए हाथों हाथ लिया है, और ये बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है कि नए नए उद्योग घराने को बुलाने की बजाय जो पहले से इंडस्ट्री चल रही है उनको हम बूस्टअप करें, उनको बचाने की कोशिश करें। खैर ये चर्चा देखिए बहुत विस्तृत हो जाएगी। मैं एक लास्ट कमेंट हम आपसे समअप करवाना चाहेंगे कि भाई ये मैंने वाकई पहली बार देखा पूरे करियर में कि इस तरह से कोई एक मुख्यमंत्री इतने बड़े विजन के साथ में रीजनल और ऐसे छोटे छोटे शहरों तक बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला करके जो ये काम कर रहे हैं,
ऐसा कभी पहले देखने नहीं मिला। तो इस बार कितनी उम्मीदें महन जी, पुराने अनुभवों से कितनी सीख ली है सरकार ने, और जो अधिकारियों की तरफ इशारा कर रहे योगेश जी, क्या नया आप देख पा रहे हैं? देखिए दीपेश, सबसे अहम बात, दो बातें हैं इसमें। एक तो मुख्यमंत्री का विजन है, सकारात्मक है, उनकी पहल सराहनीय है, क्योंकि ऐसी पहल से जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट है वो निश्चित तौर से होता है। लेकिन अब एक बात और है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, जमीन या फिर यातायात व्यवस्था कह लें या फिर एयर कनेक्टिविटी कम थी। अब सरकार ने उसको ज्यादा किया, और सबसे अहम बात है कि जो कम्युनिकेशन होता था वो अधिकारियों से होता था, अब सीधे सरकार से होता है। इससे थोड़ा सा एक डेवलपमेंट होगा। रही बात जो उद्योगपति जमीन ले चुके हैं, जो एमओयू कर चुके हैं और उन्होंने आज तक अपने ड्यू डेट के बाद भी अपना उद्योग शुरू नहीं किया, उनसे सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन वापस लेना शुरू कर लिया। भोपाल में तो 7 लोग फैक्ट्रियों की जमीन भी ले ली गई। जो किराए से दिए हैं उनसे भी सरकार ले रही, नए उद्योगपतियों को देने के लिए। तो निश्चित तौर से यदि सुविधाजनक चीजें, देखिए उद्योगपति को चाहिए सरकार कोऑपरेट करे, तभी वो कोई निवेश करता है। और सरकार कितना कोऑपरेट करेगी जब अधिकारी जो है गलत भूमिका निभाएंगे, अधिकारी उन्हें जमीन आवंटन में 50 रोड़े अटकाएंगे। ये चीजें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जहन में है कि पिछले बार जो ऐसे हुए उद्योगपति आए तो वो ऐसे ही भागे दूसरे राज्यों में। तो अब शायद ये संभावनाएं नहीं है, कुछ अमल में आएगा। और जो हजारों करोड़ के रोजगार सृजन की बात, वो निवेश की बात हो रही है और हजारों रोजगार सृजन की बात हो रही है, उसमें कुछ ठीक है। क्षेत्रीय जो 60-40 का भी आंकड़ा होगा, यदि 60 लोगों को क्षेत्रीय रोजगार मिलेगा और यदि उनको उनके घर में कुछ खुशियां लौटेंगी, तो ये सरकार का प्रयास है बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में, उद्योग डेवलप करने की दिशा में। देखते हैं क्या होता है। हालांकि देखिए, शंकाएं और संभावनाएं दोनों अपनी जगह सही हैं। संभावनाओं पे सरकार काम कर रही है, शंकाओं पे विपक्ष काम कर रहा है। तो अब शंकाएं आगे जाके कितनी सटीक होती हैं या संभावनाएं कितनी उन्नयन में जाती हैं, ये तो देखना बाकी है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरकार का विजन और मिशन ठीक है रीजनल लेवल पर ये इंडस्ट्री करने का। देखिए, एक माली की तरह ये फलों का बाग या कहें विकास का बाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगा रहे हैं, मेहनत से उसको सींच भी रहे हैं, और हमें लगता है कि समय आने पर इसमें फल ज़रूर लगेंगे। हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए। शुक्रिया आपका योगेश जी, शुक्रिया प्रियंका जी, और महन जी आपका ही शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने अफसरों की बहुत तारीफ की और कहा कि सबके प्रयास से, देखिए, मन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तो सब काम अपने आप हो जाते हैं। और वाकई ये 5वीं रीजनल कॉन्क्लेव छठी फिर शहडोल में होनी है, वहाँ की तैयारियों में जुड़ जाएंगे और उसके अलावा देश के अलग अलग शहरों का भी दौरा करें। तो प्रयास उनके वाकई बहुत पवित्र हैं और लक्ष्य के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता भी मोहन सरकार को ज़रूर मिलेगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते हैं DNA न्यूज़। नमस्कार।